बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आप सब कैसे हैं बेटा? अच्छा बेटे, आज का जो हमारा लेक्चर है वो 16 एंड 17 दोनों डेट्स का इकट्ठा है। कल मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए आप लोगों को लेक्चर नहीं सेंड कर सकी, तो कल वाला और आज वाला जो है वो हमारी क्लास सेम है। टॉपिक उसमें दो डिफरेंट होंगे लेकिन उसका जो टाइटल है वो मैंने सेम ही बना दिया। ठीक है जी। तो थोड़ा सा बेटा आपने यूनिट नंबर 1 जो है वो अपना आपके लेक्चर्स पूरे हो चुके हुए हैं, तो आप उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। उसके क्वेश्चन आंसर, उसकी एक्सरसाइज, उसके यूनिट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपने अच्छे तरीके से रेडी कर लेनी है। उसकी रीज़न ये कि माइट भी पॉसिबल स्कूल आपके एग्ज़ाम किसी तरीके से कंडक्ट करे, तो अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, जब मुझे कंफर्म होगा फिर मैं आपको बता दूंगी, लेकिन फिर भी हमें बहरहाल अपने एग्ज़ाम के लिए रेडी ही रहना चाहिए। आपका कोई टेस्ट सेशन को कंडक्ट हो जाता है किसी भी टाइम पे, उसके लिए फिर आपका डाटा जितना भी आपके पास मौजूद है वो सारा आपका प्रिपेयर होना चाहिए ताकि हमें ऑन द स्पॉट कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। लेक्चर की तरफ चलते हैं। अपने यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। अच्छा, 10th क्लास आपको मैंने बार बार बताया, काइंडली मुझे कुछ बच्चे टेक्स्ट करते हैं, तो आज सबको मैं बता रही हूँ 9th क्लास की बुक चेंज हुई है, आपकी बुक चेंज नहीं हुई। इसलिए आप लोग जो है वो, जो मैं आपको आपके साथ बुक शेयर कर रही होती हूँ, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही, अकॉर्डिंग टू आपका जो सेशन है उसी के मुताबिक आपकी ये बुक बनी हुई है। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे सार्क ममालिक के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस। पाकिस्तान और सऊदी अरब हमने पढ़ लिया था, और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था पाकिस्तान और तुर्की। आज हमने पढ़ना है मिस्र, लीबिया, मलेशिया और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात। अच्छा, अगर इन ममालिक के साथ हम पाकिस्तान के रिलेशंस देखते हैं तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे अरब कंट्रीज हैं और सॉरी मुस्लिम कंट्रीज हैं। ठीक है, और हमारी बहुत सारी पाकिस्तानी लेबर जो है वो इन ममालिक में काम कर रही है। पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा सहारा है। ठीक है, मिस्र से हमारे ताल्लुकात काफ़ी हद तक बेहतर हैं। पहले जब स्टार्ट पे पाकिस्तान बना था तो मिस्र के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं थे। उसकी रीज़न थी, जब कोई भी स्टेट बनती है तो वो जो है उसको दूसरे ममालिक एक आज़ाद रियासत की हैसियत से तस्लीम करते हैं। मिस्र ने और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आज़ाद रियासत के लिहाज से तस्लीम नहीं किया था। उसकी कुछ रीज़न थी कि मिस्र को ये लगता था कि इस्लामी ममालिक जो है, इस्लाम जो है वो सरहदों का मोहताज नहीं है, तो बरसगीर के मुसलमान जो है ये क्यों इस तरीके से कि हमने इस्लाम के नाम पे एक स्टेट बनानी है या ऐसे करना है, तो इसलिए। लेकिन बाद में जब नहर सवीज का इशू उठा था इसराइल को लेके और यूरोप को, कि नहर सवीज पे चूँकि जो मिस्र की मलकियत थी उसके ऊपर जो है वो यूरोप अपना कब्जा जमाना चाह रहा था, तो उस वक्त फिर यूएनओ के अंदर जब ये इशू गया तो पाकिस्तान ने मिस्र को सपोर्ट किया था। तो इसलिए जो है वो फिर मिस्र ने हमें तस्लीम भी किया एक आज़ाद हैसियत की रियासत से, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के और मिस्र के रिलेशंस बड़े अच्छे हुए। अच्छा, उसके बाद 73 की ये जो मिस्र इसराइल जंग, ये यही हुआ था। इसमें जो मैंने आपको बताया ना कि जो ये हमारा नहर सवीज की वजह से इनका जो आपस में टेंशन चल रही थी, तो पाकिस्तान ने मिस्र को ना सिर्फ जो है वो डिफेंस में मदद की, बल्कि इनका जो है वो सफारती सतह पर भी इनका पूरा साथ दिया, और सार्क के अंदर जो है वो मेंबरशिप भी मिस्र को पाकिस्तान की वजह से मिली। अच्छा, अगर हम बात करते हैं लीबिया की, लीबिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। लीबिया एक आज़ाद मुल्क है। 71 की जो पाक भारत जंग है उसमें लीबिया ने न सिर्फ पाकिस्तान की सफारती हिमायत की है बल्कि फौजी और मुआशी मदद भी जो है वो इनको प्रोवाइड कर दी है। पाकिस्तान के मलेशिया के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हैं। मलेशिया आपको पता है उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और
मुस्लिम दुनिया में ये बहुत ज़्यादा एक अहम इसका मुकाम है। लेकिन मलेशिया की जो इकोनॉमी है वो सारी की सारी पाकिस्तान जो है उसके ऊपर उसकी गाइडलाइन पर डिपेंड करती है, क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे हेल्प ली है कि किस तरीके से ये अपने स्टेट के ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान साइंस, टेक्नोलॉजी और दूसरे शोबों पर भी ताउन जारी है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं इंडोनेशिया, उर्दन, इराक, सूडान, ये सारे इस्लामी मुल्क हैं, इनके साथ रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सार्क के अंदर जो मेन कंट्रीज हैं वो तुर्की है, सऊदी अरब है, ईरान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, ये वाले ममालिक हैं। तो इस वजह से उनका ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। ये जस्ट आप कह लें कि इन सबके रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन सार्क को बनाने में उसके रूल्स को उसकी जो है वो मेंटेन करने में पाकिस्तान का अहम रोल है, इसलिए हमने उन कंट्रीज को ज़्यादा डिटेल में पढ़ा। अच्छा, उसके बाद जो है वो फिर हम देखते हैं पाकिस्तान के सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ क्या इनके जो है वो ताल्लुकात किस तरीके से हैं। अच्छा, अब इसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स कौन सी, इनको हम सतान ममालिक भी बोलते हैं। अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिज़स्तान। अब देखें, चूंकि इनके एंड पे सबके सतान आता है, ठीक है, इस वजह से आप इनको स्तान कंट्रीज के नाम से भी पढ़ेंगे बाज़ जगह पर। ये किसी दौर में सारे के सारे रूस के सूबे थे। रूस को यूएसएसआर भी बोलते हैं, रशिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रूस के सूबे थे। इस वजह से जो है वो ये 1991 में आपने जो जहाद अफगानिस्तान पढ़ा, ठीक है, तो उसमें फिर आपने देखा कि अफगानिस्तान के और रूस का जो टेंशन आपस में क्रिएट होती है, फिर अमेरिका और पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये इस जहाज के एंड पे जो रूस था ये टूट गया था, सोवियत यूनियन, ठीक है, इसको सोवियत यूनियन भी बोलते थे, ये टूट गया था। इसके ये कंट्री जो थे 6-7, ये सारे अलग सूबे अलग होकर अलहदा ममालिक जो है बन गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारे के सारे फिर इस्लामी रियासतें बनी, ठीक है। अब पाकिस्तान इनके साथ जो है वो अपने रिलेशंस को डेवलप करने में गहरी दिलचस्पी लेता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये अफगानिस्तान है या सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ये सारी की सारी जो है ना ये लैंड लॉक है। अब लैंड लॉक क्या होता है? लैंड लॉक कंट्री उसको कहते हैं जिसके अतराफ में समंदर कोई ना हो, चारों तरफ में इसकी खुश्की हो, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखें, दुनिया की 95% जो है वो ट्रेड वो बाय सी रूट होती है, यानी समंदरों के रास्ते से होती है। और इस वजह से जो है समंदर किसी भी कंट्री की टेरिटरी में मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फिर इसमें क्या होता है कि चूंकि इनके पास समंदर कोई नहीं है और इनको नज़दीक तरीन जो समंदर लगता है वो पाकिस्तान का समंदर है। तो जाहिर सी बात है, तजारत के लेन देन के बगैर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बगैर तो कोई जो है वो पॉसिबल नहीं है डेवलपमेंट। इसलिए ये लोग जितने भी ममालिक हैं इन सबको पाकिस्तान के साथ रिलेशंस डेवलप करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। और पाकिस्तान इनके साथ क्यों रिलेशन डेवलप करना चाहता है? क्योंकि ये ममालिक जो है वो बहुत ज़्यादा रिच हैं गैस में, और मतलब गैस के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं, तेल के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है ये ज़राअत के अंदर बड़े आप कह लें कि रिच हैं। और उसके अलावा इनके और ये इनका रकबा बहुत ज़्यादा है। ये पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से जो है वो 10 गुना छोटे हैं और रकबे में ये 6 गुना बड़े हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब ये इनके स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो अब ये क्या करते हैं, हम इनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देते हैं, इनको अपना सी रूट देते हैं, ठीक है। तो बदले में ये हमें जो है वो क्या करते हैं कि ये हमें गैस और तेल जो है ये हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इन कंट्रीज की डिटेल देखते हैं तो सबसे पहले आते हैं अजरबैजान। पाकिस्तान के और अजरबैजान के जो रिलेशंस थे वो 1992 में बने थे। 1994 में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शोबा था दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। इसमें ये था कि पाकिस्तान और अजरबैजान के बहुत से तलबा जो है ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, ठीक है। तेल और गैस के वाफर ज़खायर इनमें मौजूद हैं।
अच्छा, फिर इसमें देखिए पाकिस्तान ने इस मुल्क को तेल की तलाश में मदद देने के लिए 2001 में माहदा एक किया था, जिसमें मतलब उसके बाद फिर इसमें माहदे होते रहते हैं। अब आ जाता है उज़्बेकिस्तान। ये इम्पोर्टेंट है मुसलमानों के लिए वैसे भी। उसकी रीज़न ये, एक तो ये कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो दोनों इस मुल्क का जो है वो दौरा कर चुके हुए हैं। फिर आप ये देखिए इमाम बुखारी, ठीक है, इमाम बुखारी जो है आपको पता है ये हदीस के उस्ताद हैं, इमाम है, ठीक है, और हदीस के रावी हैं। इनका जो मज़ार है वो भी उज़्बेकिस्तान के मशहूर शहर बुखारा में, ठीक है। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने $50,000 भी दिए थे कि ताकि इनका जो है वो मज़ार उसको मरम्मत उसकी की जा सके, ठीक है। 1992 में इनके सदर पाकिस्तान आ चुके हुए हैं। पाकिस्तान एयरवेज का सॉरी उज़्बेक एयरवेज का जो दफ्तर है वो कराची के अंदर। तेल, गैस, कोयला ये बहुत ज़्यादा है इस मुल्क के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान को ये पाइपलाइन के ज़रिए गैस, अच्छा अब हम सोचते हैं ये किस तरीके से पाकिस्तान को गैस फराहम करेगा, तो ये वाया अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के थ्रू जो है ये पहुंचेंगे। अब अफगानिस्तान के हालात जैसे ही बेहतर होते हैं, अमेरिका जब यहाँ से निकलेगा, ठीक है, जब भी कभी उसकी फौजों का इनखला होता है, उसके बाद फिर जो है वो जितने भी हमारे माहदे इनके साथ हुए हैं वो सारे एक्टिवेट होंगे, ठीक है, सारे वो उसको उनके ऊपर दोबारा से काम शुरू होगा। तो इसलिए गैस पाइपलाइन का जो माहदा है ये टापी का प्रोजेक्ट चल रहा है, ये उसमें ताजिकिस्तान, ईरान, ठीक है, पाकिस्तान, ये सारे इस शामिल है, सारे ममालिक। ये हुआ था प्रोजेक्ट एक, लेकिन उसके बाद फिर मसला बन गया ये 9/11 वाला, फिर इस वजह से ये सारे जो है वो रुके हुए। जाहिर सी बात है अफगानिस्तान हालत जंग में था उस वक्त, तो किस तरीके से ये लोग इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपने सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। फिर आ जाता है इसके बाद ताजिकिस्तान। ये पाकिस्तान के सबसे करीब है, मतलब ये जितनी भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स है ना, ये सबसे ज्यादा नजदीक जो है वो ताजिकिस्तान है। इसका कैपिटल है दोशंबे। अब अगर आप दोशंबे का डिस्टेंस देखते हैं इस्लामाबाद से, तो वो है तकरीबन 500 किलोमीटर, ठीक है। तो ताजिकिस्तान के जो सदर हैं वो 1994 में पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। अब अगर हम इसको जो है वो हम मिला सकते हैं, पाकिस्तान मोटरवे अपनी बना सकता है दोशंबे तक, ताजिकिस्तान मतलब इस्लामाबाद से पेशावर, फिर काबुल, और फिर इस रास्ते से जो है वो आप दोशंबे जा सकते हैं। अच्छा, इस मुल्क के पास बिजली ज़रूरत से ज़्यादा है, तो ये पाकिस्तान को बिजली प्रोवाइड भी कर रहा है, ठीक है। और इन्होंने पाकिस्तान से जो है कहा है कि जी आप पन बिजली के अंदर उज़्बेकिस्तान आपके साथ जो है वो सरमायाकारी करेगा। फिर उसके बाद आ जाता है तुर्कमानिस्तान। ये 1994 में इनके सदर आए भी थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान ज़्यादा इस कंट्री को देता है खाने का सामान, ठीक है, फूड आइटम्स ज़्यादा जाते हैं। 1996 में कोयटा तक गैस पाइपलाइन बिछाने का माहदा भी हो चुका हुआ है, ठीक है। ये सारे कंट्री जो है ये लैंडलॉक है, अफगानिस्तान भी लैंडलॉक है, इसलिए हम इनके साथ रोड जो है वो बना सकते हैं, और रोड जो है वो उनका माहदा हो चुका हुआ है। इसलिए अगर इनके साथ हमारे रोड डेवलप हो जाते हैं, तो बिल्कुल जिस तरह चाइना के साथ हमारे रिलेशन और तजारत इतनी पीक पर पहुंची हुई है, तो इनके साथ भी जो है इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो बेटरमेंट की तरफ जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है कजाकिस्तान। अब ये जो है ये रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उन्होंने 1990 में कजाकिस्तान का दौरा किया था और तजारत के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ माहदे किए। अच्छा, फिर यहाँ के जो सदर हैं वो 1992 में पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान ने कजाकिस्तान को सीमेंट प्लांट देने के साथ साथ मुख्तलिफ सनतें लगाने में भी इनकी मदद की है। हाँ, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री किर्गिज़स्तान। इससे हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हम रिलेशन को किसी भी सूरत हम डिस्टर्ब नहीं करते, और मज़ीद इनको बढ़ाने में हम इनकी जो है वो हम दिलचस्पी रखते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, किर्गिज़स्तान में यूरेनियम के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं, और पाकिस्तान की एक्ट में जितनी भी एनर्जी है वो बेस कर रही है यूरेनियम के ऊपर, ठीक है।
तो पाकिस्तान अपनी सारी यूरेनियम का जो भी उनकी लेन देन है, खरीदो फरोख्त है, वो सारा ऑलमोस्ट किर्गिस्तान से करता है। बेनजीर भुट्टो ने इसका दौरा किया भी था, ठीक है, तो सड़क भी बनेगी। सिर्फ इन तमाम कंट्रीज के अंदर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सड़क के मादे हैं, वो पेंडिंग सिर्फ जो है वो अफगानिस्तान के हालात की वजह से। बेटा ये आपका जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ ताल्लुक, ये आपका था 16 डेट का लेक्चर। और नेक्स्ट हमारा जो सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात है, ये हम पढ़ेंगे आज 17 डेट का। पिछले टॉपिक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है जी। लेक्चर को सुना करें, इसको पढ़ा करें, क्योंकि आपके एग्जाम भी जो है वो मेरा ख्याल है कि कंडक्ट होंगे किसी ना किसी वे में। यूनिट नंबर 1 अपना अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और चाय पीनी है किसी ने तो आ जाए मेरे साथ। मुझे अभी चाय मिली है गर्मा गर्म मेरी खाला की तरफ से। क्लास में तो मैं हरगिज़ आपके साथ शेयर नहीं करती, लेकिन अब मुझे पता है आप मुझसे ले नहीं सकते, इसलिए मैं आपको ऑफर करवा रही हूँ। किसी ने चाय पीनी है तो पी ले। जी बेटे, नेक्स्ट हमारे हैं सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात। सबसे पहले हम देखते हैं सार्क है क्या। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। पाकिस्तान में जनूबी एशिया के ममालिक की तंजीम बराए इलाकाई तावन। जनूबी पाकिस्तान जनूबी एशिया के अंदर लोकेट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एशिया का जो जनूबी हिस्सा है उसमें ऑलमोस्ट जो है वो 8 ममालिक मौजूद हैं। 8 जो है वो कंट्री। अच्छा बेटे, ये जो है जनूबी एशिया के जितने भी मुल्क है ना, 8 मुल्क हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे इसके मेंबर हैं। अब इस चीज़ का आइडिया दिया था जो बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म थी, वज़ीर आज़म थे सॉरी, जनाब ज़ियाउर रहमान ने 1980 के अंदर, ठीक है। तो 85 में फिर इसके ऊपर वर्किंग होती रही जब ये आइडिया दिया गया, और 85 में जो है वो इस तंजीम को बना दिया गया। अब इसके जो मेंबर कंट्रीज थे वो थे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। अच्छा, अब यहाँ पर डिटेल में ना पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश सॉरी और अफगानिस्तान, ये चूंकि आपने पीछे नेबर कंट्रीज में इनकी डिटेल पढ़ ली है, इसलिए आप इस टॉपिक के अंदर इन 2 कंट्रीज की डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इन केस अगर पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपने ये 2 जो आपके हैं भारत और अफगानिस्तान, ये दोनों आपने पिछले टॉपिक्स में से उठाने हैं। अच्छा, इस तंजीम के अहम मकासद दर्ज झेल हैं। जनूबी एशिया के जितने भी ममालिक हैं उनके दरमियान जो है वो खुद इन्हसारी को बढ़ाना और इनके रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना, पहला तो इसका मकसद ये है। फिर मुआशी, सकाफती, टेक्नोलॉजी और साइंसी लिहाज से जो है वो एक दूसरे के साथ ताउन करना। बाहमी दिलचस्पी के मौजूआत पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करना। अब बाहमी दिलचस्पी पता क्या होती है? ट्रेड को लेके हो सकती है, डिफेंस को लेके हो सकती है, किसी भी तरीके से इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के हिसाब से हो सकती है, कोई करेंसी रेट या कुछ इस तरह, मतलब जो इन 8 ममालिक के रीजन के हिसाब से जिसमें जो तमाम मुल्कों का मुश्तरका फ़ायदा हो। अच्छा, फिर उसके अलावा जो है वो टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जहाजरानी, सियाहत, फिर ज़राई तहकीक, ज़राई तहकीक है। इसके अलावा मुश्तरका बाहमी मंसूबे जो है इनके फ़रोग़ के लिए साइंसी, तकनीकी और तालीमी मैदान जो है उनमें एक दूसरे के साथ ताउन करना, ठीक है। बहुत सारे समझौते इन्होंने किए भी हैं, फ़ायदे भी इनको हुए हैं, जैसे खेलें होती हैं, ठीक है, और तमाम कंट्रीज के जो प्लेयर हैं वो खेलते हैं आपस में डिफरेंट लेवल पर। फिर न्यूक्लियर तनसीबात जो है, फ़ज़ाई सर्विस के मादे, ये सारा कुछ इसके अंदर जो है इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है। अब अगर हम सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, 1974 में
लाहौर में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस पर हमने फिर बांग्लादेश को तस्लीम कर दिया। अब बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश पाकिस्तान का ही सूबा बंगाल था जो 71 में सेपरेट होकर अलग मुल्क बन गया बांग्लादेश। 76 में ढाका में दोनों ममालिक के दरमियान जहाजरानी, बैंकिंग और टेली मवासलात के शोबे जो थे उनकी बेहतरी के लिए मुख्तलिफ माहदे हुए, ठीक है। और अच्छा, 85 में सार्क का पहला इजलास हुआ और 1993 में सार्क का 7वां सरबराही जो इजलास था, ये दोनों सरबराही इजलास बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में हुए थे, ठीक है। और वहाँ आपस में जो मेन इस वक्त गुफ्तगू का इनका जो टॉपिक था वो तजारत को, ट्रेड को इनहेंस करना था। उसके बाद 93 में बांग्लादेश में और पाकिस्तान में फिर एक माहदा हुआ इसी के तहत, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान ने जो है वो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट ट्रैक्टर जो है वो ये इनको 300, ठीक है, प्रोवाइड करने का मुआहदा किया था। उसके बाद 2005 में जाके फिर सार्क की 13वीं सरबराही जो कॉन्फ्रेंस थी या इजलास, ठीक है, ये ढाका में ही हुआ था और इसमें बांग्लादेश की वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया जो थी, ये फिर सार्क की चेयर पर्सन मुंतखब हुई नेक्स्ट जो है वो ईयर के लिए, ठीक है। तो इन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो जितने भी मसाइल थे उनको हल करने के लिए बातचीत करने का जो है वो की, और साथ ही कश्मीर के मसले को के हल को नागजीर करार दिया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है श्रीलंका। श्रीलंका जो है ये एक आइलैंड है, ठीक है, इसके चारों तरफ में समंदर है और यहाँ इसका इनका जो पेशा जो है वो, अच्छा, इसमें इनका जो इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है वो माहीगिरी है, ठीक है। और श्रीलंका में चाय, नारियल और रबर, ये 3 प्रोडक्ट आम मिलती हैं। और इसके अलावा जो है वो इनकी लैंग्वेज वो सॉरी, इनके अंदर 2 क्रेड्स हैं, यानी 2 तरह के लोग हैं, तामल और सिन्हाली। इस लिहाज से यहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं वो भी तामल और सिन्हाली है, ठीक है। सार्क का जो है वो 6ठा सरबराही इजलास जो कि 91 में हुआ, ठीक है, ये श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में हुआ था और इसमें जो मेन गुफ्तगू का टॉपिक था वो तशद्दुद और दहशतगर्दी था। फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं, इन्होंने इस खत्ते में पायदार अमन के क़याम, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पाबंदी और एटमी हथियारों के खात्मे की तजवीज़ दी थी। 1998 में सार्क का जो 10वां सरबराही इजलास था वो श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में हुआ था और इसमें सार्क ममालिक ने गुर्बत के खात्मे और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर दिया, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर आज़ाद तजारत के हवाले से 2010 में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। फिर आ जाता है इसमें पाकिस्तान और नेपाल। नेपाल जो है ये पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल एक मुल्क है। इस मुल्क की आमदन का बड़ा जरिया सियाहत है और दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट, दुनिया की जो दूसरी बुलंदतरीन चोटी माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल के अंदर ही है, ठीक है। K1 भी इसको बोलते हैं, K2 पाकिस्तान के अंदर है जिसको हम जो है वो उसका नाम है गुडौन ऑस्टन, ठीक है। और 1987 में सार्क का 3रा सरबराही इजलास भी नेपाल के अंदर हुआ था। इसका दारुल हुकूमत खटमंडो है, वहाँ पर हुआ था। वहाँ पर इसका जो है वो मेन टॉपिक जो गुफ्तगू का इनका था उसमें खुराक का बहरान जो आ जाता है, इसके ऊपर डिस्कशन ज़्यादा हुई। फिर 2002 में सार्क की 11वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, ये भी नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में हुई थी। तो इसमें गुर्बत, सेहत और माहौलियात, ये 3 चीज़ें जो है, इसके अलावा दहशतगर्दी और समाजी तरक्की, इसके बारे में जो है वो ज़्यादा डिस्कशन हुई। लास्ट पे आ जाता है पाकिस्तान और मालदीव, ठीक है। मालदीव जो है ये पूरे का पूरा आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड है, तकरीबन 2000, ठीक है। और यहाँ के लोग जो है माहीगिरी है इनका पेशा, माले इसका दारुल हुकूमत है और यहाँ का सबसे बड़ा जो पेशा है वो माहीगिरी और साथ समंदर से ये घोंगे और सिप्पियाँ इकट्ठी करते हैं। अच्छा, उसके बाद 1990 के अंदर इसकी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो इसकी, सॉरी बेटे, वो हुई इसकी कॉन्फ्रेंस मालदीव के दारुल हुकूमत माले में, ठीक है। और साथ ही जो है यहाँ पर पाकिस्तान की जो क़यादत थी वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने की थी और
इस वक्त गुफ्तगू का जो मेन टॉपिक था वो इराक से, कुवैत से इराक की फौज की वापसी और स्मगलिंग की रोकथाम, ठीक है, पाकिस्तान और इनके दरमियान ये डिस्कशन है। लास्ट पे आता है इस टॉपिक का पाकिस्तान और भूटान। भूटान जो है ये एक पहाड़ी मुल्क है, इसके दारुल हुकूमत का नाम थम्फो है, ठीक है, और दरिया थम्फो के किनारे ये आबाद है, छोटा सा ये मुल्क है। यहाँ पर मंगूल कबाइल रहते हैं, इनको तातारी भी बोलते हैं। मंगूल कबाइल की हिस्ट्री आप जानते हैं। अच्छा, उसके बाद भूटान में जंगलात ज्यादा हैं, लोग लकड़ी काट कर रोजी कमाते हैं, ज्यादातर आबादी वादियों में रहती, वादियां कहते हैं मतलब पहाड़ों के दरमियान थोड़े थोड़े से जो मैदान होते हैं, ठीक है। भेड़ बकरियां ये पालते हैं, इनकी जो लैंग्वेज है उसको जोंगा बोलते हैं। और 85 में साथ की तश्कील का हतमी खाका जो था, यानी पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ये भूटान के अंदर तैयार किए गए थे। अच्छा बेटे, ये आपका आज का लेक्चर था, तो आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप लोगों ने मुझसे उसको पूछ लेना है, और साथ ही अपना काम जो है वो प्रॉपर तरीके से करना है। मैं फिर आपको एंड पे कह रही हूँ, यूनिट नंबर 1 अपना तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि यूनिट नंबर 1 जो है उसमें से माइट भी पॉसिबल मैं आपका टेस्ट लूँ। ये मैंने खुद देना है स्कूल की तरफ से, पता नहीं है होता है या नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। टेस्ट इंशाल्लाह मैं आपको फॉरवर्ड करूँगी, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।